इमेजिन करिए एक ऐसी जगह जहां चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है और वहां की लैब में एक ऐसा खतरनाक वायरस फैल जाए जो आपके शरीर के एक एक हिस्से को गलाकर काला कीचड़ बना देता है। इस वायरस का कोई इलाज नहीं है और सोचो अगर ये किसी तरह इस बर्फीली दुनिया से निकलकर शहरों तक पहुंच जाए तो क्या होगा। असल में इस कहानी की शुरुआत होती है आर्कटिक के एक बहुत ही खुफिया साइंटिफिक रिसर्च बेस से, जहां सब कुछ नॉर्मल चल रहा था कि तभी अचानक वहां के दो टॉप बायोलॉजिकल एक्सपर्ट्स की तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई और मौके पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया। लेकिन उनका एक तीसरा साथी अभी भी जिंदा था। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो चुकी थीं और उसके मुंह के कोनों से एक अजीब सा काला लिक्विड लगातार बह रहा था। जैसे ही उसने प्यास बुझाने के लिए पानी पिया, उसका गला जोर जोर से कांपने लगा, जो देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई ऐसे अनजान वायरस से कांटेक्ट बना लिया है जो नॉर्मल साइंस की समझ से बिल्कुल बाहर था। क्या वो किसी ऐसी चीज में बदलने वाला था जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। खैर, इस खबर के बाहर आते ही डिसीज कंट्रोल सेंटर में हड़कंप मच गया और वो बिना वक्त गवाए अपनी सबसे टॉप एक्सपर्ट्स की टीम को इन्वेस्टिगेशन के लिए तुरंत रवाना कर देते हैं। इस टीम को डॉक्टर एलन लीड कर रहा था, जो बड़े से बड़े पैंडेमिक को हैंडल करने के लिए एक्सपर्ट माना जाता था। उसकी टीम में उसके सीनियर कलीग्स के साथ मिलिट्री के द्वारा भेजा गया एक टेक्निकल ऑफिसर मेजर सर्जियो भी शामिल होता है। आगे जैसे ही ये टीम उस बर्फीली जगह पर पहुंचती है, बेस के डायरेक्टर डॉक्टर हिरोशी उनका स्वागत करते हैं और उन्हें बिना किसी देरी के सबसे हाईएस्ट लेवल का एक्सेस दे देते हैं। ये रिसर्च बेस इतना बड़ा था जितना एलन ने सोचा भी नहीं था। जमीन के अंदर कई लेयर्स में बटा हुआ, जहां 100 से ज्यादा साइंटिफिक रिसर्चर्स दिन रात काम कर रहे थे। अभी बिना एक पल भी जाया किए एलन और उसकी टीम प्रोटेक्टिव सूट्स पहनकर सबसे पहले जिंदा बचे इन्फेक्टेड रिसर्चर से मिलने निकल जाते हैं, जो असल में कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर एलन का छोटा भाई पीटर था। पीटर की हालत बेहद खराब थी। उसके चेहरे पर लाल रंग के अजीब से पैटर्न्स बन चुके थे और उसकी रगों में दौड़ने वाला खून पूरी तरह काला हो चुका था। एलन भी उससे कुछ पूछने ही वाला था कि तभी पीटर अचानक एक जहरीले सिरिंज उठाकर पूरी ताकत से एलन पर हमला कर देता है, जो सच में काफी अजीब था। तब एलन जैसे तैसे बच तो गया था और तभी एलन की असिस्टेंट जूलिया तुरंत एक बेहोशी की दवा पीटर को लगाकर उसे बेहोश कर देती है, जिससे वो थोड़ी देर के लिए शांत हो गया। इस हादसे से सबके दिलों में एक अजीब सा डर बैठ गया था और उनके दिमाग में यही सवाल चल रहे थे कि आखिर पीटर इस हाल में कैसे पहुंचा और उसके जिस्म में कौन सा जहर फैल रहा है। इस बारे में पता करने के लिए टीम मरे हुए रिसर्चर्स की बॉडी को एग्जामिन करने के लिए मोर्चरी की तरफ बढ़ती है। लेकिन जैसे ही वो बॉडी बैग की जिप खोलते हैं, उनके होश पूरी तरह उड़ गए, क्योंकि बैग के अंदर बॉडी की जगह सिर्फ काले लिक्विड का कीचड़ था, जिसके बीच इंसानी हड्डियां पड़ी थीं। इसका मतलब ये काला कीचड़ जिस्म की एक एक कोशिका यानी रगों को और एक एक हिस्सा गलने की वजह से बना था और किसी ने अपने करियर में ऐसा खतरनाक वायरस कभी नहीं देखा था जो इंसानी जिस्म को इतनी तेजी से पिघला दे। अभी उनके पास वक्त बहुत कम था और उन्हें हर हाल में ये पता लगाना था कि पीटर इस जानलेवा वायरस का शिकार कैसे हुआ और क्या ये खौफ अब इस बेस से बाहर निकलने वाला था। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए डॉक्टर एलन बिना वक्त गवाए अपनी एक्सपर्ट पार्टनर डॉक्टर डोरीन और मिलिट्री ऑफिसर सर्जियो को तुरंत पीटर के पर्सनल लैब में भेजता है ताकि वहां उन्हें कुछ सबूत मिल सके। लेकिन जैसे ही वो दोनों लैब के अंदर दाखिल हुए, उन्हें वहां सिर्फ कुछ लेबोरेटरी के चूहे दिखाई देते हैं, जो देखकर वो काफी दंग रह गए थे, क्योंकि इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए लैब्स में बंदरों का इस्तेमाल होता था। जब उन्होंने बेस के स्टाफ से इस बारे में पूछा तो स्टाफ ने साफ मुकरते हुए दावा किया कि उनके एक्सपेरिमेंट्स में कभी बंदरों का इस्तेमाल नहीं होता। ये बात सुनते ही डोरीन और सर्जियो का शक यकीन में बदलने लगता है कि लैब वाले उनसे कुछ चीजें छुपा रहे हैं। तभी डोरीन लेबोरेटरी के चूहों पर कुछ टेस्ट करती है, जिससे उसे पता चलता है कि ये अनजान वायरस हवा के जरिए फैलता है। इसलिए उसने बिना डरे अपना आइसोलेशन हेलमेट उतार दिया था। लेकिन असली खेल तो अभी बाकी था। लैब के अंदर गहराई से तलाशी लेते वक्त उन्हें सीवर के अंदर फंसे हुए कुछ अजीब से बाल मिलते हैं, जिसे चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि वो मंकी के बाल थे। इसका मतलब साफ था बेस का स्टाफ झूठ बोल रहा था और उन्होंने यहाँ बंदरों पर एक्सपेरिमेंट्स किए थे। ये काफी डराने वाली बात थी, क्योंकि बंदर उन चुनिंदा जानवरों में से हैं जो किसी भी वायरस को सीधे इंसानों में ट्रांसफर कर सकते हैं। क्या इस बेस के पीछे कोई ऐसी साजिश चल रही थी जिसे छुपाने के लिए वो लोग किसी भी हद तक जा सकते थे? इन्हीं सवालों के साथ डोरीन और सर्जियो उस जगह को ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं जहां बंदरों को रखा गया था। तब कॉरिडोर के आखिरी छोर पर उन्हें एक बड़ा और मजबूत दरवाजा दिखाई देता है, जिसे मेजर सर्जियो एक स्पेशल कूलिंग लिक्विड से तोड़ देता है। अंदर जाने पर एक बेहद गंदा स्टोरेज रूम था, जहां चारों तरफ लोहे के खाली पिंजरे बिखरे पड़े थे और हवा में एक ऐसी बदबू थी जो बर्दाश्त से बाहर थी। तब डोरीन देखते ही पहचान लेती है कि ये वही जगह है जहाँ एक्सपेरिमेंटल बंदरों को कैद करके रखा गया था। लेकिन सबसे अजीब बात
बात तो ये थी कि उन पिंजरों के दरवाजे बाहर से नहीं बल्कि अंदर से टूटे हुए थे। उसी वक्त अंधेरे में एक बंदर अचानक डोरीन पर जानलेवा हमला कर देता है, जिस दौरान सर्जियो ने सही वक्त पर एक लाठी से उस बंदर को नीचे गिरा दिया था, जिससे डोरीन की जान बच जाती है। किस्मत से अभी डोरीन को कोई खरोंच भी नहीं आई होती, जिसके बाद वो गिरे हुए बंदर पे एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देती है। उस बंदर का गला लगातार ठीक वैसे ही कांप रहा था जैसे इन्फेक्शन के बाद पीटर का गला कांप रहा था। दूसरी तरफ जूलिया को भी अब दाल में कुछ काला लगने लगता है, इसलिए वो सीधा बेस के डायरेक्टर डॉक्टर हिरोशी से सवाल करते हैं कि आखिर पीटर यहाँ किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। इस पर हिरोशी दबी आवाज में जीन म्यूटेशन कहता है, जिसे सुनकर जूलिया के होश उड़ गए थे। ये कोई आम रिसर्च नहीं बल्कि मौत से खेलने जैसा था और अब टेंशन हर तरफ बढ़ चुकी थी, जिससे सबके बीच डॉक्टर एलन सबूतों की तलाशी में पीटर के पर्सनल रूम में जाता है, जहां दीवार पर दोनों भाइयों के बचपन की एक पुरानी फोटो टंगी हुई थी। आगे पीटर का कंप्यूटर ऑन करने पर उसे ढेर सारे एक्सपेरिमेंट लॉग्स मिलते हैं, जिसमें वैसे तो पीटर नॉर्मली ही बात कर रहा था, लेकिन तभी एलन की नजर उसके हैंड साइंस पे पड़ती है, जिससे उसे पता चलता है कि पीटर को ये सब होने के बारे में अंदाजा था और ये मैसेज उसने एलन के लिए ही छोड़ा था, जिसका मतलब था कि यहाँ खतरा है, तुरंत यहाँ से भाग जाओ। इससे एलन का दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो अभी कुछ समझ पाता तभी उसका असिस्टेंट हाँफते हुए कमरे में आके चिल्लाता है कि आइसोलेशन वार्ड में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। ये सुनते ही एलन उस वार्ड की तरफ जाता है, जहाँ पहुंचते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी, क्योंकि उसका भाई पीटर वहाँ नहीं था और वार्ड की छत पर टूटा हुआ वेंटिलेशन डक्ट साफ इशारा कर रहा था कि पीटर बेस के वेंट्स में खुला घूम रहा है। इस नए खौफ ने सबको अंदर से हिलाकर रख दिया था और किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो पीटर सुबह तक मरने की हालत में था वो इतनी मजबूत वेंटिलेशन डक्ट को तोड़कर भाग गया है। खैर अभी खतरे को भांपते हुए डॉक्टर हिरोशी तुरंत इमरजेंसी सिस्टम को एक्टिवेट करके वेंट्स के अंदर बेहोशी की गैस छोड़ देता है, ताकि पीटर को बेहोश करके बाकी के 100 रिसर्चर्स को डेडली वायरस से बचाया जा सके। खैर इसके आधे घंटे बाद जब गैस अपना असर कर देती है, तब डॉक्टर एलन एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ खुद उस काले वेंटिलेशन डक्ट के अंदर दाखिल होते हैं, जिस दौरान रास्ता बेहद तंग था और दोनों मुश्किल से आगे बढ़ पा रहे थे। तब कुछ ही दूर जाने के बाद एलन की नजर डक की दीवार पर पड़ती है, जहां वही काला लिक्विड लगा हुआ था जो यकीनन वहां से गुजरते वक्त पीटर के जिस्म से टपका होगा। अब एलन को आगे बढ़ते हुए एक इंसान की बॉडी दिखाई देती है, लेकिन जब उन्होंने उसे बाहर खींचा तो सच देखकर उनका खून जम गया। वो पीटर नहीं बल्कि एक सिक्योरिटी गार्ड था, जिसकी सांसें चलना बंद हो चुकी थी। और सबसे खौफनाक बात ये थी कि उस गार्ड की यूनिफॉर्म और उसकी दोनों हथेलियां पूरी तरह गायब थी, जैसे उन्हें किसी तेज एसिड से पिघला दिया गया हो। ठीक उसी वक्त लैब के अंदर एलन की असिस्टेंट जूलिया और इंटर्न सारा पीटर के खून पर टेस्ट कर रही थी। तभी उन्हें एक ऐसी चीज दिखी जिसने उनके होश उड़ा दिए। इस वायरस का स्ट्रक्चर इतना अजीब और अलग था जैसे ये पौराणिक काल की कोई ऐसी प्रजाति हो जो हजारों साल पहले इस दुनिया से खत्म हो चुकी है। तभी एलन भी वहां आता है और जब उसे पता चलता है कि ये वायरस खुद को सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है तो वो दंग रह गया, जिसका मतलब ये पक्का म्यूटेट भी हुआ होगा। अब एलन को समझ आ रहा था कि पीटर अभी तक जिंदा क्यों है। शायद उसके जिस्म के अंदर इस जानलेवा वायरस ने अपना रूप बदल लिया था, लेकिन ये म्यूटेशन उसके जिस्म और दिमाग को किस हद तक बदल देगा ये कोई नहीं जानता था। अभी उन्हें ये बात भी नहीं पता होती कि डॉक्टर हिरोशी अपने सर्वाइलेंस रूम से उसकी सारी हरकतों को लाइव देख रहा था। तभी अचानक मेजर सर्जियो भी उसके पास पहुंच जाता है और उनकी बातों से ये बात सामने आती है कि मेजर सर्जियो और डॉक्टर हिरोशी दोनों एक ही बॉस के लिए काम कर रहे थे और सर्जियो को यहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं बल्कि इस बेस के काले सच और उन सबूतों को मिटाने के लिए भेजा गया था, ताकि वहाँ मौजूद कोई भी चीज बाहर न जाए। तब अपने मकसद को अंजाम देने के लिए सर्जियो अपने डोरमेट्री में जाके अपने बैकपैक से छुपाए कुछ इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स निकालता है, जिन्हें असेंबल करके उसने एक खुफिया सिग्नल ट्रांसमीटर तैयार कर लिया था, जिसके बाद वो बेस के बाहर बर्फ के तूफान में निकल जाता है। लेकिन जैसे ही वो उस डिवाइस को इंस्टॉल करने के लिए आगे बढ़ा, उसकी नजर सामने पड़ती है, जहां का नजारा देखकर वो हैरान रह गया था। सामने बर्फ में जमे हुए बंदरों के सैकड़ों शव पड़े थे और ऐसा लग रहा था जैसे वो सारे एक्सपेरिमेंटल बंदर यहाँ एक साथ दफना दिए गए थे। इस सब के बीच जब बेस का हर एक रिसर्चर अपने अपने कामों में बिजी था, तब इन्फेक्टेड पीटर सिक्योरिटी गार्ड की यूनिफॉर्म पहने हुए बेहद सुकून से कॉरिडोर्स में घूम रहा होता है। अभी चलते चलते वो एक रूम के सामने रुकता है, जमीन से एक कटा हुआ इंसानी हाथ उठाता है और उसके ऊपर लगे आइडेंटिटी कार्ड को स्कैनर पर टच करके दरवाजे को ओपन कर देता है। आगे दरवाजा खुलते ही उस बंद कमरे के अंदर पीटर वहां मौजूद लोगों पे हमला नहीं करता, बल्कि उन्हें जबरदस्ती पकड़कर मुंह के जरिए कांटेक्ट करने लगता है, जैसे वो जानबूझकर इस वायरस को उनके शरीर में डालने की कोशिश कर रहा हो। इस खौफनाक सिलसिले के बीच दो लोग किसी तरह पीटर के चंगुल से भाग निकलते हैं, लेकिन बाकी के 3 लोग वहीं फंस गए थे, जिनकी वजह से पूरे बेस को क्वारंटीन करना पड़ता है। इसी दौरान डॉक्टर एलन
एलन सिक्योरिटी टीम के साथ एक एक रूम की तलाशी ले रहे थे ताकि वो पीटर और उन दो भागे हुए लोगों को ढूंढ सके, क्योंकि वो लोग भी अब एक चलता फिरता खतरा बन चुके थे। खुशकिस्मती से उसे एक भागा हुआ रिसर्चर सीढ़ियों पर मिल जाता है, जिसे देखते ही सिक्योरिटी ऐसे दबोचती है जैसे वो कोई संगीन मुजरिम हो। ये दहशत देखकर बाकी रिसर्चर्स के सब्र का बांध टूट जाता है और वो सब पैनिक करके डिमांड करने लगते हैं कि उन्हें इस मौत के कुओं यानी इस रिसर्च बेस से तुरंत बाहर जाना है। लेकिन एलन इस बात को नहीं मानता, क्योंकि अगर उनमें से कोई भी इन्फेक्टेड होता तो ये खतरनाक वायरस पूरी दुनिया में फैल सकता था। इसीलिए एलन उन्हें समझाता है कि अभी तक ना तो इस वायरस का सोर्स पता चला है और ना ही इसके फैलने का तरीका। उनकी बातें सुनकर लोग डर के मारे खामोश तो हो गए थे, लेकिन उनके दिलों में बैठा खौफ अब धीरे धीरे एक नए तूफान का रूप ले रहा था। दूसरी तरफ डोरिन लैब में अकेले बैठी वायरस के इन्फेक्शन रेट का हिसाब किताब लगा रही थी। तभी अचानक उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वहाँ वहीं दूसरा भागा हुआ रिसर्चर खड़ा था, जिसका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें खून की तरह लाल थीं और उसमें इन्फेक्शन के सारे लक्षण साफ दिख रहे थे। वो अचानक पूरी ताकत से डोरिन पर हमला कर देता है, जिस दौरान डोरिन उसे झटक कर दूर फेंक कर बेहोश कर देती है और उसे तुरंत क्वारंटीन रूम में शिफ्ट करवा देती है। लेकिन उस क्वारंटीन रूम के अंदर का माहौल पहले से ही बेहद खराब था। बाहर भागकर आए 3 लोगों में से एक के जिस्म पर इन्फेक्शन के खौफनाक लक्षण दिखने शुरू हो गए थे। ये सब देखकर इंटर्न सारा का दिमाग फटने लग जाता है और वो कुछ पेन किलर्स लेने के लिए फार्मेसी की तरफ निकल जाती है। उधर सारा के सामने अचानक पीटर आ गया, जिससे सारा की जान हलक में अटक गई। लेकिन किस्मत से वो उस समय मेडिकल रूम की लोहे की तारों से घिरी होती है, जिसकी वजह से पीटर उसका कुछ नहीं कर पाता और आखिरी में वेंटिलेशन डक्ट के अंदर चला जाता है। तब शोर सुनकर एलन भी वहाँ आके सारा को संभालता है, जिस दौरान उसे कॉर्नर में ट्रैंकुलाइजर की एक खाली बोतल मिलती है, जिसका मतलब साफ था पीटर अभी भी पूरी तरह होश में था और वो खुद पर कंट्रोल करने के लिए इन दवाइयों का इस्तेमाल कर रहा है। ये सोचकर एलन और उनकी टीम और ज्यादा उलझ गई कि आखिर उनका भाई किस हद तक बदल चुका है और उस पर क्या गुजर रही है। इस सब के बीच जूलिया अभी भी पीटर के पुराने एक्सपेरिमेंट लॉग्स को खोल कर बैठी थी। पन्नों को पलटते हुए उसकी नजर एक ऐसी एंट्री पर पड़ती है जिसने उसके कान खड़े कर दिए थे। पीटर ने लेबोरेटरी के चूहों पर 2 अजीब सब्सटेंसेस इंजेक्ट किए थे, जिनका नाम था नार्विक ए और नार्विक बी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उस रजिस्टर में इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स का कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। इससे जूलिया का शक और पक्का हो चुका था कि असल राज इन्हीं 2 केमिकल फॉर्मूलाज के पीछे छुपा है। इसीलिए वो खुद इस खतरनाक एक्सपेरिमेंट को 2 चूहों पे करती है, जिसका खतरनाक रिजल्ट्स आने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। कुछ ही देर में जिन चूहों को नार्विक ए इंजेक्ट किया गया था वो सब के सब तड़प कर मर गए थे, लेकिन जिन चूहों को नार्विक बी दिया गया था वो जिंदा तो बचे और उनके अंदर इन्फेक्शन के सारे खौफनाक लक्षण दिख रहे थे। अभी जूलिया को सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब उनमें से एक चूहा अचानक अपनी ताकत से उस मजबूत कांच के पिंजरे को ही तोड़ देता है और बाकी चूहों पर जानलेवा हमला कर देता है। ये बुरा हाल ठीक पीटर जैसा था, जिस हिला देने वाली रिपोर्ट को सुनते ही डॉक्टर एलन का दिमाग सुन हो गया। वो गुस्से से डॉक्टर हिरोशी के पास जाकर चिल्लाते हुए पूछता है कि आखिर उसने बंदरों के एक्सपेरिमेंट्स का सच क्यों छुपाया और वो इस बेस के अंदर ऐसा तबाही मचाने वाला वायरस क्यों बना रहा था। लेकिन डॉक्टर हिरोशी का साफ कहना था कि उसका मकसद डिसीज कंट्रोल सेंटर को रिपोर्ट करना था, ताकि एलन और उनकी टीम यहाँ आकर इस वायरस को कंट्रोल करें, ना कि सिचुएशन को और ज्यादा बर्बाद कर दें। अब ये बहस चल ही रही थी कि दूसरी तरफ क्वारंटीन रूम में एक और कयामत टूट पड़ती है। वहाँ बंद 3 मरीज एक साथ मिलकर सारा और उनकी पूरी मेडिकल टीम पर हमला कर देते हैं और क्वारंटीन रूम से बाहर भाग निकलते हैं। अब ये साफ हो चुका था कि ये वायरस पूरे रिसर्च बेस में पूरी तरह फैलने वाला है। तब बेस के लीडर होने के नाते डॉक्टर हिरोशी को सर्च ऑपरेशन और ज्यादा तेज करना था, इसलिए वो उन फ्लोर्स को खोल देता है जो बरसों पहले वीरान कर दिए गए थे। ये फ्लोर्स कभी न्यूक्लियर फ्यूजन रिसर्च के लिए यूज होते थे, पर प्रोजेक्ट बंद होने के बाद से बंद थे। लेकिन अच्छी बात ये थी कि जहाँ रहने की सारी फैसिलिटीज मौजूद थी और ये बाकी के बेस से पूरी तरह आइसोलेटेड था, यानी इन बीमारों को कैद करने के लिए सबसे परफेक्ट जगह। इस वक्त तक बेस में 18 कंफर्म सस्पेक्टेड पेशेंट्स हो चुके थे, जिनमें से 3 अभी भी कॉरिडोर्स में खुले घूम रहे थे। जब एलन और बाकी लोग आगे की रणनीति डिस्कस कर रहे थे, तभी अचानक अंधेरे से निकलकर एक औरत उनके सामने आ जाती है। ये वही औरत थी जिसके ऊपर पीटर ने सबसे पहले हमला किया था और वो आइसोलेशन रूम से छुपकर भाग निकली थी। उसका जिस्म कांप रहा था, वो बीमार थी और सबसे मदद की भीख मांग रही थी। लेकिन इससे पहले कि वो औरत अपनी बात पूरी कर पाती, सिक्योरिटी कैप्टन ने बिना कुछ सोचे समझे उस पर गोली चलाकर उसे खत्म कर दिया।
जो देखकर एलन का खून खोल उठा। वो उस औरत को बचाने की कोशिश करता है और चिल्लाते हुए कहता है कि एक मरीज के साथ ऐसा जानवरों जैसा सलूक नहीं चाहिए। लेकिन ये सुनकर भी सिक्योरिटी कैप्टन के चेहरे पर कोई पश्चाताप नहीं आता और वो अपनी गन को साफ करते हुए कहता है कि वो डॉक्टर हिरोशी की जान बचा रहा था। ये सुनकर एलन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वह साफ कहता है कि अगर इस बेस के अंदर ऐसी घटिया हरकत दोबारा हुई तो वो इसी पल अपनी पूरी एक्सपर्ट टीम को समेटेगा और इस खौफनाक बेस को हमेशा के लिए छोड़कर चला जाएगा, फिर चाहे कोई जिंदा बचे या ना बचे। इस धमकी के बाद एलन अच्छी तरह जानता था कि चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, उन्हें रेस्क्यू वर्क हर हाल में जारी रखना होगा। पर इसके लिए पहले उन्हें यह पता होने की जरूरत थी कि कौन कौन इस वायरस से इन्फेक्टेड है। इसीलिए वो एक स्क्रीनिंग टेस्ट करने का फैसला करता है। लेकिन नया टेस्टिंग मेथड ढूंढने में कई घंटों की मेहनत लगने वाली थी। तब सारा पूरे 3 घंटे और सैकड़ों टेस्ट के बाद आखिरकार वायरस को डिटेक्ट करने का नया तरीका ढूंढ ही लेती है, जिसके बाद इमरजेंसी अनाउंसमेंट करके बेस के सारे स्टाफ को एक बड़े हॉल में इकट्ठा करके उन पे टेस्ट करे जाते हैं, जिसके रिजल्ट आने पर सबके होश उड़ चुके थे, क्योंकि बेस का लगभग 1/3 स्टाफ इस वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका था। जब हर तीसरा इंसान एक चलता फिरता मौत का बॉम्ब बन चुका हो तो ऐसे में आप किस पर भरोसा करेंगे और किससे अपनी जान बचाएंगे? डॉक्टर एलन के दिमाग में लगातार यही सवाल चल रहा था। तब वो अपने अंदर के डर को कम करते हुए तुरंत सिक्योरिटी गार्ड्स को सभी इन्फेक्टेड लोगों को नए आइसोलेशन एरिया में शिफ्ट करने को कहता है, जिससे हर तरफ चीख पुकार मच गई थी। तब एक इंजीनियर तो अपना आपा खोकर एक कुल्हाड़ी से डॉर्मेट्री के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है, जिस दौरान वो पागलों की तरह चिल्ला रहा था कि हमें एंटीडोट दो। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड पूरी ताकत से उसे जमीन पर पटक देता है, जिस दौरान एलन की नजर उस डॉर्मेट्री के दरवाजे पर पड़ती है जिसे इंजीनियर तोड़ रहा था। अब तक एलन को भी नहीं पता था उस डॉर्मेट्री में क्या है। तब उसके दरवाजा खटखटाने पर एक स्पेशलिस्ट बाहर निकलता है, जिसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। वो एलन के बिना कुछ बोले उससे कहता है कि यहाँ कोई एंटीडोट नहीं है। जो कहते ही वो वहाँ से तेजी से निकल गया। इसी वजह से एलन का दिमाग घूम जाता है और वो समझ जाता है कि यहाँ कोई बहुत बड़ा झूठ बोला जा रहा है। इसकी वजह से अब वो सीधे डॉक्टर हिरोशी के केबिन में चला गया था, जहाँ वो गुस्से में पूछता है कि आखिर सब क्या चल रहा है। इस पर शुरू में तो हिरोशी कुछ नहीं बता रहा था, पर बाद में उसे बताना पड़ता है कि ये बेस दरअसल एक यूनिवर्सल एंटीडोट पर काम कर रहा था, यानी एक ऐसी दवाई जो दुनिया के हर जाने माने वायरस को जड़ से खत्म कर सके। लेकिन जितनी ये असरदार थी, इंसानी जिस्म के लिए ये उतनी ही खतरनाक और जानलेवा थी। इसीलिए इस राज को आज तक छुपा कर रखा गया था। ये सुनकर एलन को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई रिसर्च बेस इतना घटिया कैसे हो सकता है जहां ऐसे इलीगल एक्सपेरिमेंट चल रहे थे। इसी वजह से वो इस बारे में बाहर रिपोर्ट करके बैकअप के लिए रीइंफोर्समेंट्स मंगवाने का फैसला करता है। लेकिन जूलिया से इस बारे में बात करने पर उसे याद आता है कि वो आर्कटिक में थे, जहां सैटेलाइट कम्युनिकेशन हफ्ते में सिर्फ 1 दिन काम करता था। इसका मतलब था कि उन्हें बाहर की दुनिया से कांटेक्ट करने के लिए अभी कई दिनों का इंतजार करना होगा। दूसरी तरफ सिक्योरिटी गार्ड्स उन इन्फेक्टेड मरीजों को वार्ड में ट्रांसफर कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने वार्ड का दरवाजा खोला, तभी अंदर से एक इन्फेक्टेड मरीज पूरी तरह पागल होकर उन पर झपटते हुए बाहर की तरफ भागने लगा। उसका ये खौफनाक रूप देखकर सिक्योरिटी कैप्टन की पैंट गीली हो गई थी, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में कभी ऐसी सिचुएशन फेस नहीं की थी। तभी डर के मारे वो वहीं जमीन पर लेट गया और उसकी आंखों के सामने से वो इन्फेक्टेड मरीज कॉरिडोर्स में भाग जाता है। ये खबर बाकी के उन मरीजों में आग की तरह फैल गई थी जो क्वारंटीन होने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। जब उन्हें पता चला कि ये वायरस उन्हें पूरी तरह पागल कर देगा तो उनका बचा कुचा सब्र भी टूट जाता है और वो सारे के सारे मरीज अपनी जान बचाने के लिए पूरे बेस में चारों तरफ तेजी से इधर उधर होने लगते हैं। अभी उन सबको सिक्योरिटी गार्ड्स भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तभी वो पागल हो चुकी पेशेंट वापस आके अटैक करने की कोशिश करती है, जिस दौरान वो जूलिया की तरफ बढ़ रही थी कि तभी पीछे से एलन खुद ही पेशेंट को शूट करके खत्म कर देता है। एलन को ये करके अच्छा तो नहीं लगा होता, पर उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। अभी वो जूलिया को उसके साथ चलने को कहता है, लेकिन जूलिया क्वारंटीन रूम में ही रहने वाली थी, क्योंकि उस पेशेंट का ब्लड जूलिया के हाथ में लग गया था और हो सकता था कि वो खुद भी इन्फेक्टेड हो गई हो। इससे एलन को काफी बुरा लगता है, पर अभी वो भारी आवाज में दरवाजे को हमेशा के लिए सील करने का ऑर्डर दे देता है, ताकि अब कोई भागने की कोशिश न कर सके और सिर्फ उसे ही बाहर निकाला जाए जो सही हो चुका है। इसके अलावा अब तक एलन ने अपने फैसले को नहीं बदला था कि वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन चालू होने के बाद वो वहाँ और फोर्स को बुलवाएगा। लेकिन क्या तब तक जूलिया उस अंधेरे पैसेज में उन पागल हो चुके बीमारों
चारों के बीच खुद को जिंदा बचा पाएगी? डॉक्टर एलन के दिमाग में लगातार यही सवाल चल रहा था। इधर डोरीन अभी भी उस वायरस पे लगातार एक्सपेरिमेंट्स करने में लगी हुई थी, जिस दौरान डोरीन इन्फेक्टेड खून में एक स्पेशल ग्रोथ फैक्टर मिलाती है ताकि सेल्स तेजी से मल्टीप्लाई हो सके और वो गहराई से टेस्टिंग कर सके। पर डोरीन के ऐसा करते ही सेल्स कुछ ज्यादा ही तेजी से डिवाइड होने लग गए थे, जो डोरीन ने अपने आज तक के एक्सपेरिमेंट में कभी नहीं देखा होता, और वो तुरंत ही लिक्विड नाइट्रोजन से सब सेल्स को जमा कर खत्म कर देती है। इससे डोरीन को समझ आता है कि इस वायरस के जेनेटिक सीक्वेंस में कोई बहुत बड़ी गड़बड़ की गई है, इसीलिए वो लगातार और भी एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर देती है। जिसके बाद डोरीन को पता चलता है कि उस वायरस का जेनेटिक कॉम्बिनेशन बिल्कुल अलग था, जिसे पक्का लैब में ही बनाया गया है। ये समझ आते ही डोरीन इस बारे में एलन को बताने का फैसला करती है, लेकिन तभी अचानक सर्जियो उस पे हमला करके उसे खत्म कर देता है ताकि इस बारे में बाहर किसी को भी पता न चल सके। जिसके बाद उसने कमरे में ऐसा कर दिया था जिससे डोरीन की मौत एक हादसे की तरह लग रही थी। ये करके वो सीधा उन सभी इन्फेक्टेड बंदरों की डेड बॉडीज को भी जला देता है, जिन्हें बेस के बाहर एक ही जगह पर फेंका हुआ था। इसी बीच एलन के सामने अचानक पीटर आके उसे बचाने को कहता है और बेहोश हो जाता है। ये देखते ही एलन ने तुरंत उसका इलाज करना शुरू करवा दिया था, जिस दौरान वो यूनिवर्सल एंटीडोट का इस्तेमाल करने को कह रहा होता है, जिस पर स्पेशलिस्ट बताता है कि अभी वो टेस्टिंग फेज में है और उसका सर्वाइवल रेट 25% से भी कम था। लेकिन एलन का मानना था कि उसकी मदद से शायद पीटर को सही करा जा सकता है, लेकिन इस मोड़ पर एलन के पास खोने के लिए कुछ नहीं था। इसी वजह से वो रिस्क लेके उस एंटीडोट का इस्तेमाल करता है, जिससे एक बार को तो पीटर थोड़ा सा सही हो गया था, लेकिन उसकी बॉडी वीक हो रही थी और जो वायरल लोड पीटर के जिस्म में एंटीडोट की वजह से कम हुई थी, वो अचानक डबल रफ्तार से दोबारा बढ़ने लगती है, जिसका मतलब साफ था वो यूनिवर्सल एंटीडोट भी इस म्यूटेटेड वायरस को पूरी तरह खत्म करने में नाकाम है। इस बारे में एलन को पता चलते ही वो परेशान होकर पीटर के हाथ को पकड़ता है और उससे जानने की कोशिश करता है कि आखिरकार वो कौन से एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहा था। इस पर पीटर बताता है कि उसका काम सिर्फ जानवरों की बॉडीज को काटना था, लेकिन एक अजीब बात थी कि जब से हिरोशी को एलन के साथ जूलिया के होने के बारे में पता चला था, वो उससे जूलिया के बारे में जानने की कोशिश करता रहता था, मगर क्यों? इस बारे में एलन पीटर से कुछ पूछ पाता उससे पहले ही पीटर एक ऐसी स्टेट में पहुंच जाता है जहां बस उसे मशीन्स के जरिए जिंदा रखा जा रहा था। दूसरी तरफ आइसोलेशन जोन के अंदर बंद जूलिया की नजर वहां मौजूद टेस्ट रिएजेंट्स पर पड़ती है, जिसके जो रिएजेंट्स पहले ग्रीन इंडिकेटर दिखा रहे थे, यानी जो कंफर्म कर रहे थे कि इंसान इन्फेक्टेड है, वो अब अचानक कलरलेस हो चुके थे। इससे जूलिया का दिमाग घूम जाता है और उसे समझ आ जाता है कि स्क्रीनिंग में बहुत बड़ी गलती हुई है। इसी वजह से वो तुरंत ही डॉक्टर एलन से इस बारे में बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बात नहीं हो पाती क्योंकि बाहर मौजूद सिग्नल ट्रांस रिसीवर को किसी ने बॉम्ब लगाकर उड़ा दिया था। ये काम असल में सर्जियो का था ताकि एलन किसी से बाद में कांटेक्ट न कर सके। तब जूलिया पागलों की तरह दरवाजे पर हाथ पीटने लगती है, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुनता। तब मजबूरन वो वापस आके इन्फेक्टेड लोगों से कहती है कि उन्हें उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। इवन वो तो उसे कमरे से बाहर कॉरिडोर में निकाल देते हैं। असल में उन लोगों का प्लान था कि वो उस फ्लोर पे मौजूद एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम को बंद कर देंगे, जिससे बाहर के लोगों को मजबूरन उन्हें बाहर निकालना ही पड़ेगा। लेकिन जूलिया उन्हें ऐसा करने से रोकने की कोशिश कर रही थी। उस कॉरिडोर के अंधेरे में जूलिया खड़ी यही सोच रही थी कि अब वो आखिर कहां जाए। तभी अचानक कॉरिडोर के आखिरी छोर पर उसे हजमत सूट पहने एक साया दिखाई देता है जो उसे अपनी तरफ बुला रहा था। जूलिया तेजी से उसके पीछे जाती है, लेकिन जब वो वहां पहुंचती है तो वहां कोई भी नहीं था, जिससे जूलिया के होश और ज्यादा उड़ गए थे। और तभी एक पागल हो चुका इन्फेक्टेड बंदा जूलिया को मारने के लिए उसके पीछे आने लगता है, जो देखकर जूलिया तेजी से हॉल में भागने लगती है और तभी कोई उसकी जान बचाने के लिए उसे एक कमरे में खींच लेता है। इस दौरान वो इन्फेक्टेड आदमी भी अंदर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस झड़प में बेचारे को अपने एक हाथ गंवाना पड़ गया था। अब वैसे जूलिया की मदद करने वाला इंसान वही हजमत सूट वाला बंदा था, जो असल में एक औरत होती है, जिससे बात करते हुए जूलिया की उससे तुरंत दोस्ती हो गई थी। अभी थोड़ा रेस्ट करने के बाद दोनों एक बार फिर कॉरिडोर्स में आ जाती हैं ताकि वो बाकी पेशेंट्स के पास जा सके, लेकिन कॉरिडोर्स में इन्फेक्टेड लोग घूम रहे थे, जिसे देखकर दोनों डर के मारे दोबारा उसी स्टोर रूम में आकर छुपना पड़ता है जहां वो पहले छुपे हुए थे। अब तक जूलिया के अंदर भी वायरस के फर्स्ट स्टेज के लक्षण दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, जिससे उसकी आंखें भी अब लाल होने लग गई थी। इससे जूलिया परेशान तो होती है, लेकिन वो वहां बैठकर अपनी मौत का इंतजार नहीं कर सकती थी, इसलिए वो रिस्क लेती है, बाकी पेशेंट्स के पास जाने का फैसला करती है।
लेकिन कॉरिडोर में जाने पर वहाँ उसे एक घायल आदमी मिलता है जो असल में कोई और नहीं बल्कि खुद डॉक्टर हिरोशी था। तब उससे बात करने पर जूलिया को पता चलता है कि थोड़ी देर पहले कुछ लोगों ने एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम को बंद कर दिया था और वो उन्हें फ्री करने की मांग कर रहे थे। इसी वजह से सिक्योरिटी कैप्टन खुद ऊपर जाके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का फैसला करता है, जिसके लिए डॉक्टर हिरोशी अपने केबिन में मौजूद एक सीक्रेट रास्ते से खुद भी कैप्टन के साथ कंट्रोल रूम में जाता है, जहां मौजूद 3 इन्फेक्टेड लोग हिरोशी से उन्हें बाहर निकालने के लिए कह रहे थे। इस पर हिरोशी पहले उन्हें एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम को ऑन करने के लिए कहता है, मगर उन लोगों के ऐसा करने के बाद जैसे ही वो हिरोशी से उन्हें बाहर निकालने को कहते हैं, वैसे ही हिरोशी अपने पास मौजूद एक बंदूक से उन तीनों को शूट करके खत्म कर देता है, जो देखकर कैप्टन हैरान रह गया था, लेकिन वो जानता था कि ऐसा करना जरूरी है। खैर अभी हिरोशी कैप्टन से उन बॉडीज को ठिकाने लगाने को कहता है और खुद किसी अनजान कारण से कॉरिडोर में आ गया। वहाँ पर उसके सामने भी वो इन्फेक्टेड आदमी आया था जो अब तक और खतरनाक हो चुका होता है, लेकिन वो हिरोशी को कुछ भी नहीं करता। ये बात सच में काफी अजीब थी। खैर अभी हिरोशी थोड़ा सा आगे जाके खुद के पेट में एक चाकू मारता है और प्रेजेंट टाइम में जूलिया से झूठ कहता है कि वो तो असल में वहाँ लोगों से संधि करने के लिए सप्लाईज लेके आया था, मगर उन्होंने गुस्से में उसे स्टैब कर दिया। इस बात पर जूलिया को भरोसा हो चुका था और वो हिरोशी का इलाज करने की कोशिश कर रही थी। इस दौरान हिरोशी उसे उसी कॉरिडोर में मौजूद एक मेडिकल रूम के बारे में बताता है, जिसके बारे में पता चलते ही जूलिया तुरंत हिरोशी को वहाँ ले जाने लगती है, मगर उसी वक्त कॉरिडोर के अंधेरे में उनके सामने एक इन्फेक्टेड आ गई थी, जिसे देखकर जूलिया और उसके साथ मौजूद औरत और हिरोशी तुरंत ही मेडिकल रूम की तरफ भागने लग गए थे। पर तभी वो इन्फेक्टेड औरत जूलिया के साथ मौजूद औरत पे हमला करके उसे पकड़ लेती है, जिसकी वजह से बस जूलिया और हिरोशी ही एक सेफ रूम में जाने में कामयाब हो पाए थे। वो लोग काफी देर तक वहाँ बैठे रहते हैं, जिस दौरान हिरोशी जूलिया को बताता है कि वो उसकी मरी हुई बेटी की तरह लगती है, लेकिन जूलिया इस बात पर कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। इसके थोड़ी देर बाद जब बाहर से चिल्लाने की आवाजें आनी बंद हो जाती हैं, तो वो दोनों मेडिकल रूम की तरफ जाना शुरू करते हैं। इस वक्त एक इन्फेक्टेड आदमी वापस से उन पर हमला करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ जूलिया के साथ मौजूद औरत आके उसे मारती है और हिरोशी को जूलिया के साथ मेडिकल रूम में ले जाती है। इस समय जूलिया उस औरत को देखकर काफी हैरान थी, पर अभी वो उसके साथ हिरोशी के घाव पर टांके लगाती है, मगर इसके अगले ही पल उस पर वायरस का असर और ज्यादा होने से वो बेहोश हो चुकी थी। होश में आने के बाद उनका सर घूम रहा था और जूलिया समझ गई थी कि जल्दी ही वो एक पागल इन्फेक्टेड बनने वाली है, और अब तक वहाँ से वो औरत भी गायब हो चुकी थी। ठीक उसी वक्त डॉक्टर हिरोशी अपनी आंखें खोलता है, जिस दौरान जूलिया लड़खड़ाते हुए कदमों से उसका चेकअप करने के लिए उसके पास पहुंचती है, पर जब वो उसके घाव को देखती है तो एकदम दंग रह गई, क्योंकि हिरोशी का घाव लगभग भर चुका था, जो सच में काफी ज्यादा अजीब बात थी। इस पर हिरोशी कहता है कि शायद उसके जीन्स काफी अच्छे हैं। ये सुनकर जूलिया उससे उस औरत के बारे में पूछती है, जो सुनकर हिरोशी उसके सामने एक ऐसी बात रिवील करता है जो सुनकर तो जूलिया का सर और ज्यादा फटने लग गया था। असल में उसके साथ इतनी देर से कोई औरत थी ही नहीं। हिरोशी ने उसे इस बारे में पहले इस वजह से नहीं बताया था क्योंकि वो समझ गया था कि जूलिया के ऊपर उस वायरस का असर होना शुरू हो गया है, और अगर वो जूलिया को इस बारे में बता देता तो शायद जूलिया उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। ये सुनकर जूलिया पूरी तरह से टूट जाती है और अब बस वो वहाँ से किसी भी तरह से निकलना चाहती थी। तभी अचानक उस पर वायरस का असर और ज्यादा होने लगता है और उसका शरीर जमीन पे गिरकर तेजी से कांपने लगता है। ये देखकर हिरोशी तुरंत ही उसे टेबल पर लिटाकर एक लिक्विड उसकी बॉडी में इंजेक्ट करता है, जिसके तुरंत बाद वो उस कमरे के दरवाजे को बंद करके सीधा नीचे चला गया था। आखिर हिरोशी ने जूलिया की बॉडी में क्या इंजेक्ट करा था? इधर डॉक्टर एलन अभी भी अपने भाई को बचाने के बारे में सोच रहा था, जिसके लिए उसे डोरीन की जरूरत होती है। पर अभी डोरीन की लैब में जाने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी मौत हो गई है, जिसके बारे में जानने के बाद तो एलन का दिमाग खराब हो चुका था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है। आसपास मौजूद चूहों को देखकर तो ये एक एक्सीडेंट ही लग रहा था, लेकिन एलन पूरी तरह से श्योर होने के लिए कैप्टन से सीसीटीवी फुटेज निकालने को कहता है, मगर सर्जियो पहले ही उसका भी जुगाड़ कर चुका था। फुटेज ढूंढने की कोशिश करने पर कैप्टन को पता चलता है कि उस समय की सीसीटीवी फुटेज खराब हो चुकी थी, पर अभी कैप्टन हार नहीं मानता और उसे दूसरे कैमरे से पता चलता है कि डोरीन की मौत से पहले सर्जियो उसके साथ था, इसीलिए सर्जियो अब तक प्राइम सस्पेक्ट बन चुका होता है। लेकिन सर्जियो को इस बारे में पता नहीं होता कि उसके काले कारनामे सबके सामने आने वाले हैं। इसके बावजूद जैसा कि उसने अब तक अपना मैक्सिमम काम कर दिया होता है, तो वो उस जगह से निकलने की तैयारी में था कि तभी उसके सैटेलाइट फोन पर उसके सुपीरियर्स का एक नया ऑर्डर आता है, जो चाहते थे कि सर्जियो बेस में जाके एक खास डॉक्टर की तलाश करे।
अभी सर्जियो के पास कोई रास्ता नहीं होता और वो लैब में उस डॉक्टर को ढूंढने के लिए वापस आ जाता है। लेकिन जब वो डेटाबेस में उस डॉक्टर के बारे में सर्च करता है तो उसे उस डॉक्टर की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, जिससे सर्जियो काफी परेशान हो चुका था कि तभी कैप्टन उसके पास आ गया। लेकिन सर्जियो अभी उसकी कोई बात सुने बिना ही उससे उस डॉक्टर के बारे में पूछने लग गया था। इस पर कैप्टन उसे बताता है कि इस नाम का कोई डॉक्टर वहाँ नहीं है, जो बोलकर कैप्टन एलन के पास आ जाता है। और जैसा कि उन्हें सर्जियो को गुनहगार साबित करने के लिए सबूतों की जरूरत पड़ने वाली थी, इसलिए वो थोड़ी देर बाद उसके कमरे में तलाशी लेने जाते हैं और असल में वहाँ उन्हें कुछ ऐसी चीजें मिली जिससे बॉम्ब बनाया जा सकता था। और उन चीजों को देखकर एलन को ये बात कंफर्म हो चुकी थी कि बाहर मौजूद ट्रांस रिसीवर को सर्जियो ने ही उड़ाया है। तभी एलन की नजर वहाँ मौजूद एक सैटेलाइट फोन पर पड़ती है, जिसके मैसेजेस देखने के बाद तो एलन और कैप्टन के होश उड़ चुके थे, क्योंकि उसमें ऐसी चैट्स मौजूद थी जिसमें सर्जियो ने अपने बॉस को डॉक्टर डोरिन का कत्ल करने और उस सच को हमेशा के लिए दफन करने की लाइव रिपोर्ट भेजी थी। अभी एलन को ये बात भी पता चल जाती है कि सर्जियो को एक डॉक्टर को ढूंढने का काम मिला हुआ है जो व्हाइट रूम के अंदर कैद है। इस बारे में जानकर एलन को कुछ समझ नहीं आता और उसे ये बात भी पता नहीं होती कि आखिरकार व्हाइट रूम्स कौन सी नई बला का नाम है। हालांकि कैप्टन को व्हाइट रूम के बारे में समझ आ गया था, लेकिन वो इस बारे में एलन को ना बताकर सीधा बर्फीले तूफान में जाता है, जहाँ चलते चलते वो थोड़ी ही देर में एक खाली मैदान में पहुंच गया था, जिस जगह पर एक स्विच लगा हुआ था। कैप्टन के उस स्विच को दबाते ही उसके सामने एक कंटेनर आया जिसमें उस डॉक्टर का सर रखा था। अभी कैप्टन उसे देख ही रहा होता है कि तभी अचानक सर्जियो पीछे से आकर उस पर हमला करता है, क्योंकि वो इस जगह पहुंचने के लिए कैप्टन का पीछा कर रहा था। लेकिन अभी जब वो उस डॉक्टर के सर को लेके अपने बॉस को मिशन खत्म होने का मैसेज भेजने वाला होता है, तभी अचानक कैप्टन खड़ा होकर उस पे आइस एक्स से हमला करता है, जिससे सर्जियो वहीं ढेर हो गया और कैप्टन उसे मारने के लिए उसके सारे कपड़े उतारकर बेस में वापस आ गया। इधर एलन अभी भी काफी परेशान था और सर्जियो से आमने सामने बात करना चाहता था, लेकिन तभी कैप्टन एलन के पास आके बताता है कि सर्जियो कहीं गायब हो चुका है और अब उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या सर्जियो सच में इस बर्फीले जहन्नम में खत्म हो गया होगा या फिर उसकी आगे की सच्चाई अभी भी पूरे बेस को उड़ा सकती है। खैर अभी एलन अपना पूरा ध्यान उस एंटीडोट को इम्प्रूव करने में लगाने का फैसला करता है, लेकिन उसे हर पल ये चिंता भी खाई जा रही थी कि आइसोलेशन लेयर में बंद जूलिया कहीं किसी बड़े खतरे में ना हो। इसीलिए वो सिक्योरिटी टीम से जूलिया को ऊपर लाने को कहता है, लेकिन कैप्टन ने इसके लिए साफ मना कर दिया था, क्योंकि आइसोलेशन के सख्त नियम तोड़ने के बराबर हो जाता। मगर एलन किसी भी हाल में जूलिया की खबर लेना चाहता था, इसलिए वो सारा के साथ जैसे तैसे आइसोलेशन लेयर में जाने में कामयाब हो गया। लेकिन जब वो फ्लोर के अंदर झांकते हुए जूलिया को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, तभी दो इन्फेक्टेड लोग गेट के बीच में मौजूद सांस से जूलिया का हाथ पकड़ लेते हैं, जिसे बचाने के लिए एलन को मजबूरन इन्फेक्टेड लोगों का हाथ ही काटना पड़ गया। किस्मत से इस दौरान सारा को कोई भी खरोच नहीं आई थी, पर अब उनके लिए वहाँ रुकना सेफ नहीं था। इसी वजह से वो वापस ऊपर आ जाते हैं, जहाँ उन्हें समझ आ गया था कि कुछ भी फालतू करने से बेहतर है कि वो एंटीडोट पर काम करना शुरू कर दें। आगे अपनी लैब में काम करते वक्त एलन भी डोरिन की तरह वायरस के साथ ग्रोथ फैक्टर ऐड करता है, जिससे वो वायरस फिर से तेजी से बढ़ने लग गया था, जो देखते ही एलन उसे लिक्विड नाइट्रोजन छिड़ककर शांत कर देता है। तब उस मरे हुए वायरस को देखकर एलन के दिमाग में अचानक से एक आइडिया आया, जैसा कि वायरस बर्फ के कांटेक्ट में आके मर रहा था, तो हो सकता था कि अगर पीटर की बॉडी को बर्फ के बीच में रखा जाए तो उसको सही करा जा सकता है। यह आइडिया आते ही एलन बिल्कुल ऐसा ही करता है, जो करते ही सच में पीटर की बॉडी में इम्प्रूवमेंट दिखाई देने लग गए थे। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम अब भी थी, बर्फ के टुकड़ों से जिस्म का तापमान एक लिमिट तक ही कम किया जा सकता था, जो इस वायरस को हमेशा के लिए मारने के लिए काफी नहीं था। तभी सारा उसे बेस के अंदर मौजूद ऐसी एडवांस लैब के बारे में बताती है जो रेफ्रिजरेशन टेक्नोलॉजी या कहे तो फ्रीजिंग साइंस पे काम करती है, और शायद वहां जाने से उन्हें पीटर को बचाने का कोई रास्ता मिल सकता है। वहां जाने पर एलन की मुलाकात डॉक्टर एड्रियन से होती है, जिन्होंने एक फ्रीजिंग लिक्विड बनाया था जिसके अंदर सांस भी ली जा सकती है, और अभी उसमें काफी सारे इन्फेक्टेड चूहे नॉर्मली तैर रहे थे। ये देखकर एलन तुरंत पीटर को एक सूट पहनाकर लिक्विड को सूट में भर देता है, जिससे वक्त गुजरने के साथ साथ पीटर का बॉडी टेम्परेचर तेजी से गिरने लग गया था। लेकिन क्या डॉक्टर एड्रियन की ये अजीब साइंस पीटर को जिंदा बचाएगी या उसे हमेशा के लिए एक बर्फीली लाश बना देगी? खैर इस सब के बीच डॉक्टर हिरोशी को सिक्योरिटी कैप्टन सर्जियो के बारे में बताता है, जिसको कैप्टन के हिसाब से उसने खत्म कर दिया था। लेकिन
लेकिन हिरोशी को सर्जियो की बॉडी देखे बिना इस बात पर भरोसा नहीं होने वाला था। वो तुरंत ही कैप्टन के साथ व्हाइट रूम के पास जाता है जहाँ सर्जियो की बॉडी नहीं होती, और तभी अचानक हिरोशी के सामने एक हेलीकॉप्टर लैंड करता है जिसमें रीइंफोर्समेंट्स थी जिन्हें सर्जियो के बॉस ने भेजा था, क्योंकि सर्जियो के प्रॉमिस के बाद भी आज उसकी तरफ से कोई मैसेज नहीं गया होता। अब इस टीम को सुटोन नाम की एक औरत लीड कर रही होती है जो अपने साथियों के साथ लैब में आके एलन से बोलने लग गई थी कि वो एंटीडोट बनाने में एलन की पूरी मदद करेगी। ये बात सुनते ही एलन उससे सीडीसी यानी अपने हेडक्वार्टर से बात करवाने को कहने लग गया, मगर सुटोन इस पर साफ मना कर देती है। तब सुटोन का ये बदला रूप देखकर एलन समझ जाता है कि ये लोग किसी बड़े मकसद से आए हैं, इसीलिए अभी वो सुटोन से जूलिया को आइसोलेशन लेयर से फ्री करने की बात कहने लग गया, जिस पर सुटोन मान गई। खैर अभी एलन के लैब की तरफ जाते ही सुटोन हिरोशी को अकेले ऑफिस में बुलाकर सीधा उसका गला पकड़ लेती है, क्योंकि असल में सुटोन ने हिरोशी को उस वायरस को बनाने के साथ साथ एंटीडोट बनाने को भी कहा था। लेकिन 3 साल की मेहनत और करोड़ों रुपए बर्बाद करने के बाद भी हिरोशी सिर्फ वायरस को ही बना पाया था, और उन्हें एंटीडोट बनाने के लिए सीडीसी के डॉक्टर एलन की मदद लेनी पड़ रही थी। ये बताते वक्त सुटोन ये भी क्लियर कर देती है कि एंटीडोट के हाथ लगते ही उसकी टीम बेस में मौजूद सभी लोगों को जान से मार देगी, जिसमें हिरोशी भी शामिल होगा। हो सकता है शायद हिरोशी को इस बारे में पता होने की वजह से ही उसने अब तक एंटीडोट ना बनाया हो। खैर अभी थोड़ा सा आराम करने के बाद सुटोन अपनी टीम के साथ जूलिया को लेने के लिए आइसोलेशन लेयर की तरफ जाने लगती है, जिस दौरान एलन भी उनके साथ जा रहा था। तब लिफ्ट से नीचे जाते हुए एलन सबको वार्न भी कर रहा होता है कि उस जगह पर अब तक काफी इन्फेक्टेड लोग आए होंगे, लेकिन सुटोन ओवर कॉन्फिडेंट थी कि उसे और उसकी टीम को कुछ भी नहीं होगा। खैर अभी जैसे ही वो लिफ्ट से नीचे आके आइसोलेशन रूम के सामने जाते हैं, तभी एक इन्फेक्टेड एक सोल्जर पे कूदकर उसे काटने की कोशिश करने लगती है, जो देखकर सुटोन ने तुरंत ही उसे शूट करके खत्म कर दिया था। लेकिन वहां और भी काफी इन्फेक्टेड खून की स्मेल सूंघकर पहुंच जाते हैं, जिन्होंने एक एक करके सोल्जर्स को मारना शुरू कर दिया था, और अभी कोई और रास्ता ना होने की वजह से सुटोन को अपने साथियों के साथ वहां से भागना पड़ा। इस सब में बस एलन और सुटोन लिफ्ट तक पहुंचकर लिफ्ट का गेट बंद करने में कामयाब हो पाए थे, लेकिन एलन अभी भी आइसोलेशन लेयर में जाकर जूलिया को बचाना चाहता था। इस पर सुटोन उसे बताती है कि अब तक तो जूलिया शायद ही जिंदा बची होगी, लेकिन एलन उसकी बात नहीं सुन रहा था। तब गुस्से में सुटोन एलन पे ही बंदूक तानकर उसे ऊपर चलने को कहती है, क्योंकि अब सुटोन का भी यही मानना था कि उन्हें ये फालतू काम छोड़कर एंटीडोट बनाने पर काम करना चाहिए। तब ना चाहते हुए भी एलन को ऊपर जाना पड़ता है, मगर ऊपर लैब में जाने पर जो वो देखता है वो देखकर उसकी आंखें फूली नहीं समाती। असल में लैब में जूलिया मौजूद थी, जो पूरी तरह सही हो चुकी थी, और अभी एलन को देखते ही वो उसे गले लगा लेती है। तब जूलिया से अकेले में बात करने पर एलन को पता चलता है कि उस दिन उसके बेकाबू होने के बाद हिरोशी ने उसकी गर्दन में एक दवाई इंजेक्ट करी थी, जिसके थोड़ी देर बाद वो होश में आई। तब तक उसकी बॉडी से वायरस खत्म हो चुका था और उसकी आंखें अचानक चमक रही थी। तभी जूलिया को कमरे में लगी लाइट भी चुभने लग गई थी, जिसकी वजह से वो अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेती है। तभी अचानक जूलिया को बाहर से इन्फेक्टेड की आवाज आती है, जो कमरे में आने की कोशिश कर रहे थे। ये समझ आते ही जूलिया तुरंत साइड में छुप गई, जिसके अगले ही पल वो इन्फेक्टेड औरत अंदर आ गई, जिसको जब जूलिया दिखाई नहीं देती तो वो चली जाती है। लेकिन जैसे ही जूलिया बाहर आई, वैसे ही इन्फेक्टेड औरत उसके सामने आ गई। उसे देखकर जूलिया डर के मारे गिर जाती है, लेकिन तभी उसकी आंखें फिर से चमकती हैं, जो देखकर इन्फेक्टेड औरत उसे बिना कुछ भी करे वहां से चली गई थी। ठीक उसी वक्त डॉक्टर हिरोशी उस लैब में वापस लौटता है, जिसे देखते ही जूलिया उसका कॉलर पकड़कर उससे अपनी आंखों के बारे में पूछने लग जाती है। लेकिन अभी डॉक्टर हिरोशी इस बात का कोई जवाब ना देके जूलिया को सीधा ऊपर ले आता है, क्योंकि उसका कहना था कि अगर सुटोन ने जूलिया को नीचे एकदम सही देख लिया तो सबके लिए काफी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ये बातें सुनकर जूलिया को कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि हिरोशी ऐसे बातें कर रहा था जैसे उसने कोई बहुत ही खुफिया चीज पूरी कर ली हो, जिसके बारे में वो सुटोन को पता नहीं लगने देना चाहता था। खैर इसके बाद हिरोशी जूलिया की आंखों में एक बार फिर से पट्टी बांधता है और उसे अपने ऑफिस में मौजूद सीक्रेट टनल से ऊपर ले आता है। इसके बाद ही जूलिया भी एलन के सामने खड़ी थी। अभी जूलिया को इस तरह महफूज देखकर एलन की खुशी का ठिकाना नहीं था, पर जब उन्होंने उसके ब्लड टेस्ट किए तो उनका दिमाग चकरा गया। रिपोर्ट्स में साफ दिख रहा था कि जूलिया के जिस्म में वायरस का एक कतरा भी मौजूद नहीं था और ना ही कोई एंटीबॉडीज थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे जिंदगी में कभी ये इन्फेक्शन हुआ ही नहीं था। अभी हिरोशी के कहने पर जूलिया सिल्वर आइस को
छुपाने के लिए कॉन्टेक्ट लेंस पहन लेती है, लेकिन जल्दी ही सुट्टोन को हिरोशी और जूलिया पर शक होने लग गया था। तभी किस्मत से उसके हाथ जूलिया की पुरानी फोटो लग जाती है, जिसमें जूलिया की आंखों का कलर कुछ और था और अभी कुछ और। इसी वजह से वो जूलिया पर और नजर रखना शुरू कर देती है, जिससे जल्दी ही उसे जूलिया की सिल्वर आइज के बारे में पता चल जाता है और इस बारे में वो शायद कुछ तो जानती थी, इसलिए बिना वक्त गवाए वो अपने गार्ड से जूलिया के कमरे के बाहर पहरा देने को कहती है ताकि जूलिया अपने कमरे से बाहर ना निकल सके। ये पता चलते ही एलन जूलिया से मिलने के लिए उसके रूम के पास जाता है, मगर गार्ड्स उसे भी गन पॉइंट पर लेके वहाँ से भगा देते हैं। इधर सुट्टोन ने अब तक हिरोशी को पकड़कर एक चेयर से बांध दिया था और वो हिरोशी से पूछ रही थी कि आखिरकार उसने उस दवाई का इस्तेमाल जूलिया के ऊपर क्यों करा, जबकि उसका इस प्रोजेक्ट से कोई लेने देना नहीं है। इस पर हिरोशी कोई भी जवाब नहीं देता और उसके इस बर्ताव से साफ हो चुका था कि इस डेडली वायरस और एंटीडोट के पीछे डॉक्टर हिरोशी और उसके रहस्यमयी कॉर्पोरेशन दुनिया से कोई बहुत बड़ा खौफनाक राज छुपा रहे थे। दूसरी तरफ अपनी लैब के अंदर डॉक्टर एलन का दिमाग अब एंटीडोट बनाने में और जूलिया को बचाने की कोशिश में ज्यादा लग रहा था। तभी एलन को वेंटिलेशन चैम्बर से आवाज आती है कि मैं यही हूँ। ये सुनकर एलन हैरान रह जाता है, पर असल में वो जूलिया ही थी, जिसको वैसे तो सुट्टोन ने उसके कमरे में कैद करवाया था, लेकिन वहाँ लेटे लेटे जूलिया को वेंटिलेशन एरिया और पीटर के तरीके के बारे में याद आता है, जिसके बाद वो वेंटिलेशन चैम्बर्स में आके लैब के रास्ते को ढूंढने लग गई थी। उस वक्त उसका सामना कई सारे इन्फेक्टेड लोगों से भी होता है, लेकिन इन्फेक्टेड लोग उसे कुछ भी नहीं करते, उल्टा उसे लैब तक जाने का रास्ता बता देते हैं। अभी जूलिया और एलन प्लान बनाते हैं कि वो लैब के लोगों की जान बचाएंगे, जिसके लिए जूलिया हिरोशी को बचाने का प्लान बनाती है, जबकि एलन खुद सुट्टोन को संभालने वाला था। इसके लिए वो थोड़े से एक्सप्लोजिव्स को सेट करके सुट्टोन के पास मैसेज भेजता है कि एंटीडोट बन गया है। इस बारे में पता चलते ही सुट्टोन एंटीडोट देखने आती है, पर तभी बॉम्ब उसके मुंह पर फट जाता है। ये देखते ही एलन और सारा तुरंत लैब से निकलकर दूसरे कमरे में चले जाते हैं, लेकिन सुट्टोन जो जिंदा बच गई थी वो उन्हें कांटेक्ट करके बताती है कि उसे भी हल्की खरोंचें ही आई थीं और अब अगर एलन और सारा ने सरेंडर नहीं करा तो सुट्टोन एलन के भाई पीटर को जान से मार देगी। ये सुनकर एलन डरने लग गया था, पर तभी उसकी नजर कमरे में मौजूद एक सोनिक डिवाइस पर पड़ती है, जिसकी मदद से शायद वो अपने भाई को बचा सकता था। इधर जूलिया भी अब तक हिरोशी के पास पहुंचकर उसको फ्री कर देती है, लेकिन अपने फ्री होते ही अचानक हिरोशी उसकी बॉडी में बेहोशी की दवाई इंजेक्ट कर देता है, जिससे जूलिया कुछ ही देर में बेहोश हो गई थी। इसके थोड़ी देर बाद जूलिया की आंख खुलने पर वो अपने आप को एक कमरे में पाती है, जहाँ उसके बचपन की फोटो उसके पास पड़ी थी, जिसमें उसके साथ हिरोशी होता है, जो देखते के साथ ही जूलिया के होश उड़ चुके थे। पर उसे ये बात याद नहीं आ रही थी कि आखिरकार वो हिरोशी के साथ बचपन में क्यों थी। तभी अचानक कमरे में सुट्टोन के काफी सारे गार्ड्स आके जूलिया को पकड़ लेते हैं। इधर एलन फिलहाल के लिए सुट्टोन के पास पहुंच जाता है, जहां वो सरेंडर करने का नाटक कर रहा था कि तभी सारा आके उस सोनिक डिवाइस से वहां मौजूद गार्ड्स की ऐसी तैसी कर देती है। पर एलन पीटर को बचा पाता उससे पहले ही वहां कुछ इन्फेक्टेड लोग आके खुद पीटर को अपने साथ ले जाते हैं। अब उतने में ही वहां हिरोशी आके सारा और एलन को अपने साथ जूलिया के पास ले जाने लगा था, लेकिन अपने सीक्रेट कंपार्टमेंट में जाने के बाद एलन के होश उड़ चुके थे, क्योंकि अब वहां जूलिया होती ही नहीं है। तभी कैप्टन आके बताता है कि जूलिया को सुट्टोन ने पकड़वाकर एक कंटेनर में कैद कर लिया है और वो उसे आज रात में ही अपने हेडक्वार्टर्स में भिजवा देगा। यानी उन्हें अगर जूलिया की जान बचानी है तो उन्हें रात होने से पहले पहले कुछ करना पड़ेगा। अभी ऐसा करने के लिए हिरोशी खुद सुट्टोन को ठिकाने लगाने का प्लान बनाता है और उतने में कैप्टन और एलन से जूलिया को बचाने और बाकी गार्ड्स को ठिकाने लगाने के लिए कहता है। इस पर एलन भी मानकर जूलिया को बचाने के लिए जाने लगा था, जिस दौरान हिरोशी भी सुट्टोन के कमरे के बाहर मौजूद एक गार्ड को खत्म करके अपनी स्पेशल घड़ी से एक तार निकालता है और सुट्टोन के गले को दबाने लगता है। उधर कैप्टन भी एक एक करके सुट्टोन के गार्ड्स को खत्म करने में लगा था और इसी सब का फायदा उठाकर एलन भी जूलिया को समय पर सेफली बचाने में कामयाब हो गया। और अब सब कुछ होने के बाद हिरोशी ने सुट्टोन के सर को भी व्हाइट रूम में रख दिया था, जिससे सबको लग रहा था कि अब सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन वो लोग आगे आने वाली मुसीबत से अभी भी अनजान थे, क्योंकि ये सब तो सिर्फ एक छोटा सा सन्नाटा था और इस बेस के नीचे मौत का एक ऐसा तूफान पनप रहा था जिसका अंदाजा इनमें से किसी को नहीं होता। असल में अंधेरी पाइपलाइन के रास्ते इन्फेक्टेड लोगों की एक बहुत बड़ी फौज तेजी से मेन बेस की तरफ बढ़ रही थी। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज दौड़ रही थी, जो था बदला। जल्दी ही वो लोग ऊपर आके बेस में लगभग हर तरफ फैल जाते हैं, जिस दौरान सबसे पहला हमला उन्होंने फूड स्टोरेजेस और सप्लाईज पर कर दिया था, जिसका मतलब अब किसी को वो खाना मिल भी जाता तो वो उसे यूज नहीं कर सकता था।
जिसके बाद वो सब उस बंद कमरे में पहुंचते हैं जहां उन्होंने पीटर को रखा हुआ था। सब उसके शरीर को घेर कर खड़े हो जाते हैं और तुरंत एक एक करके अपने मुंह से काले रंग का लिक्विड निकालकर पीटर के मुंह में डालना शुरू कर देते हैं। इस घिनौने और चमत्कारी ट्रीटमेंट ने पीटर के जिस्म में एक अजीब जान फूंक दी थी, जिसके अगले ही पल पीटर एक वायलेंट ज़ॉम्बी की तरह अपनी आंखें खोलता है और अब उसका एकमात्र मकसद बचे हुए सर्वाइवर्स को खत्म करना था। डॉक्टर एलन को जब इस बात का पता चला तो उसे समझ आ जाता है कि अब इन्फेक्टेड लोगों को जल्द से जल्द खत्म करना ही होगा, वरना कोई नहीं बचेगा। लेकिन उन्हें मारने का तरीका ढूंढने के लिए सबसे पहले उन्हें एक जिंदा इन्फेक्टेड को पकड़ने की जरूरत थी, जो करने के लिए एलन एक प्लान बनाता है और सारा को अकेले आइसोलेशन चैम्बर में भेज देता है। उसके वहां जाते ही एक इन्फेक्टेड उसके पास आके उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कैप्टन और उसके साथी आके इन्फेक्टेड को जैसे तैसे जिंदा पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। आगे जब वो कमरे से बाहर निकलने वाले थे तभी अचानक एलन की नजर दीवार पर बनी एक अजीब वेंटिलेशन डक्ट पर पड़ती है, जो सीधे नीचे की तरफ जा रही थी। उसे देखकर एलन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार नीचे क्या है। इस पर हिरोशी गहरी सांस लेते हुए बताता है कि नीचे एक और लेयर है जहां इस दुनिया के सबसे पहला और ओरिजिनल वायरस सैंपल स्टोर करके रखा गया है। इवन उसी लेयर में इस तबाही की पूरी जद यानी नार्विक वायरस भी मौजूद था। ये बताने के बाद हिरोशी ये भी बताता है कि कंपनी हेडक्वार्टर्स को हर हाल में ये नार्विक वायरस और इसका एंटीडोट चाहिए था ताकि वो पूरी दुनिया पर राज कर सके, लेकिन उन्होंने इतने सालों से जानबूझकर इस रिसर्च प्रोग्रेस को डिले करके रखा ताकि ये कयामत का वायरस कभी इस लैब से बाहर ना निकल सके। लेकिन अब जबकि बात इतनी बढ़ चुकी है तो हेडक्वार्टर्स चुप नहीं बैठेगा। वो यहाँ अपनी सबसे ताकतवर और बेरहम आर्म्ड फोर्सेस को भेजेंगे ताकि वो वायरस और एंटीडोट दोनों को छीन सके। ये सुनकर एलन फैसला करता है कि इससे पहले कि फौज यहाँ पहुंचे उन्हें हर हाल में उस लोएस्ट लेवल में जाकर वायरस सैंपल को हमेशा के लिए मिट्टी में मिलाना होगा। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। वो सारे बचे हुए इन्फेक्टेड भी अब उसी जगह पर जमा हो चुके थे और अगर उन्हें वायरस को खत्म करना है तो पहले उन सभी इन्फेक्टेड का सामना करना पड़ेगा। तब उनको हराने का रास्ता ढूंढने के लिए एलन कैप्टन के द्वारा पकड़े गए इन्फेक्टेड के सेल के सामने जाके खड़ा हो जाता है और उसे याद आता है कि वायरस की सबसे बड़ी कमजोरी लो टेम्परेचर है, जिसका मतलब अगर वो लिक्विड नाइट्रोजन या ठंड का इस्तेमाल करें तो शायद इन्फेक्टेड को कुछ समय के लिए जमाया जा सकता है। अब जैसा कि पूरा रिसर्च बेस आर्कटिक यानी बेहद ठंडे बर्फीले इलाके में था, तो अगर वो बेस का मेन हीटिंग और प्रेशर सिस्टम को कुछ देर के लिए पूरी तरह बंद कर दें तो बर्फीली हवा अंदर दाखिल हो जाएगी और अंदर का टेम्परेचर इतना ज्यादा गिर जाएगा कि सारे इन्फेक्टेड वहीं जमकर कोमा में चले जाएंगे, जिससे वो लोग बिना किसी खून खराबे के उन ओरिजिनल वायरस सैंपल्स को आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन सब करने के लिए उनके पास भी वक्त बहुत ही कम होने वाला था, क्योंकि इस -डिग्री टेम्परेचर में बेस का बचा हुआ स्टाफ भी बिना हीटिंग के ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता। अभी बिना एक सेकंड जाया किए एलन और जूलिया ने अपने मोटे और गर्म कोट्स पहन लिए, जिसके बाद सारा ने हीटिंग ऑफ कर दिया था और फिर एलन और जूलिया नीचे जाने लग गए थे। अभी नीचे जाने के बाद जब वो इन्फेक्टेड लोगों के सामने से गुजरते हैं तो इन्फेक्टेड लोग बिल्कुल जमे हुए ममीज की तरह लग रहे थे। अभी बेहद मुश्किल से वो उस मेन कोल्ड स्टोरेज तक पहुंच जाते हैं जहां ओरिजिनल वायरस सैंपल्स को लॉक करके रखा गया था। लेकिन अंदर दाखिल होते ही एलन के होश उड़ गए, क्योंकि वहां वायरस की तादाद इतनी ज्यादा थी जितना खुद अमेरिका के सबसे बड़े CDC हेडक्वार्टर्स में भी नहीं था। इसलिए एलन फैसला करता है कि उन्हें उस पूरे स्टोरेज रूम को ही उड़ाना पड़ेगा। तभी जूलिया चिल्लाते हुए एक और अजीब बात बताती है कि उस जगह पर नार्विक वायरस था ही नहीं। ये सुनकर तो एलन और भी ज्यादा दंग रह जाता है और जब वो कंटेनर को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि नार्विक वायरस वाला कंटेनर सच में खाली था। इस वजह से जूलिया उस वायरस को और ढूंढना चाहती थी, लेकिन उनके पास ऊपर जाने के लिए अब बस कुछ मिनट्स का ही समय बचा था। इसलिए एलन ने जूलिया का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ऊपर ले जाने लगा और अब तक हीटिंग मशीन चालू होने की वजह से इन्फेक्टेड भी होश में आना शुरू हो गए थे, जो देखकर एलन और जूलिया जैसे तैसे उनकी भीड़ को चीरते हुए बाहर की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं और स्टोरेज रूम के दरवाजे से बाहर निकलकर दरवाजे को बंद करके एक लोहे की स्टिक को दरवाजे के हैंडल में फंसा देते हैं। इसके बाद वो ऊपर की तरफ जाने ही वाले थे कि तभी उनकी नजर पास में मौजूद एक बेसमेंट के छोटे से रास्ते पर पड़ती है, जिसे देखकर जूलिया और एलन उसके अंदर चले गए थे। वो जगह किसी घर की तरह बनी हुई थी, जो देखकर जूलिया का दिमाग और ज्यादा खराब हो चुका था, क्योंकि वो घर असल में किसी और का नहीं बल्कि खुद जूलिया का ही था। अभी वो कुछ समझ पाते उससे पहले ही एलन को ऊपर से आ रही आवाजों से समझ आ जाता है कि इन्फेक्टेड आजाद हो चुके हैं और वो तुरंत ही जूलिया को लेकर ऊपर जाने लगा। तब जूलिया भी एलन के साथ ऊपर जाने लग जाती है, लेकिन ऊपर जाते ही उन्हें इन्फेक्टेड ने चारों तरफ से घेर लिया। इस दौरान शुरू में तो वो दोनों डर रहे थे, पर जैसा कि हिरोशी
हिरोशी के इंजेक्ट करे गए सीरम की वजह से जूलिया के अंदर इन्फेक्टेड को डराने की ताकत आ चुकी थी, तो उसी का इस्तेमाल करके वो इन्फेक्टेड को डराती है और एलन को अपने साथ किसी तरह ऊपर लेकर आने में कामयाब हो जाती है। ऊपर आने के बाद एलन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी नीचे क्या हुआ। इस पर जूलिया उसे बताती है कि उसे खुद को भी इस सब के बारे में कुछ नहीं पता और उनके दिमाग में चल रहे सभी सवालों का जवाब खुद हिरोशी ही दे सकता था। ये सुनकर एलन तुरंत ही जूलिया के साथ हिरोशी के पास गया, जिस दौरान हिरोशी बेहोश सारा को ऊपर लेकर आ रहा था। तब सारा की हालत को देखकर एलन तुरंत पहले सारा को मेडिकल रूम में ले जाता है, जहां हिरोशी बताता है कि हीटिंग सिस्टम को बंद करने के तुरंत बाद अचानक सारा को दौरे आने लग गए थे, जो देखकर किसी तरह हिरोशी ने उसे संभाला और हीटिंग सिस्टम चालू करके उसे ऊपर ले आया। ये सुनकर एलन सारा का फुल बॉडी चेकअप करता है, जिस दौरान जैसा कि जूलिया के मन में उस कमरे को देखने के बाद काफी सवाल चल रहे थे, तो वो हिरोशी से उस कमरे के बारे में पूछ ही लेती है। तब हिरोशी जूलिया को अपने पास मौजूद एक फोटो के दो हिस्सों को जोड़कर दिखाता है, जिसमें जूलिया, हिरोशी और जूलिया की मां खड़ी थी और जूलिया असल में कोई और नहीं बल्कि खुद हिरोशी की बेटी थी। इवन हिरोशी की आंखें खुद भी सिल्वर कलर की थी, जो दिखाने के बाद हिरोशी जूलिया को ऐसी बात बताता है जिसे सुनकर जूलिया के होश पूरी तरह से उड़ चुके थे। असल में जूलिया बचपन में खुद उसी रिसर्च बेस में रहा करती थी, लेकिन उसके छोटे होने की वजह से कभी उसे इस बात का रियलाइजेशन नहीं हुआ कि वो एक घर में नहीं बल्कि एक रिसर्च बेस में रह रही है। ठीक उसी वक्त इन्फर्मरी से सारा के एग्जामिनेशन की ऐसी हैरान करने वाली रिपोर्ट्स बाहर आई जिसने सबके होश उड़ा दिए। सारा के गर्दन के ठीक पीछे एक बेहद खतरनाक ट्यूमर था और सबसे दर्दनाक बात यह थी कि वो ट्यूमर अब उसकी रीढ़ की हड्डी के पानी तक फैल चुका था, जिसका मतलब साफ था कि सारा की जिंदगी अब चंद दिनों की बची थी। ये बात जानकर सारा एकदम शांत रहती है, क्योंकि उसे इस बारे में पहले से पता था। उसने खुद को सही करवाने की कोशिश करी थी, लेकिन हर बार सर्जरी फेल हो जाती थी। ये सुनकर एलन सारा को गले लगाते हुए संभालता है और फैसला करता है कि वो सारा की जान बचाने की कोशिश करेगा। इस बारे में वो हिरोशी से भी बात करने जाता है, जिस दौरान हिरोशी नार्विक वायरस के गायब होने के बारे में पता करने के लिए सीसीटीवी देख रहा था। उससे उसे पता चलता है कि उस वायरस को निकालने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि खुद डॉक्टर एड्रियन था, जो अब तक वायरस को लेकर लैब से कहीं पर जा चुका है। तब सब चीजों को अच्छे से एनालाइज करने के बाद जूलिया, हिरोशी और एलन को समझ आता है कि एड्रियन वायरस लेके ज्यादा दूर नहीं गया होगा। अभी मैप देखने पर उन्हें पास मौजूद एक मॉनिटरिंग स्टेशन के बारे में पता चलता है और डॉक्टर एड्रियन पक्का वहीं होगा। ये समझ आते ही एलन वहां जाके पहले सैंपल्स कलेक्ट करने का फैसला करता है, क्योंकि अगर वो पहले इस काम को नहीं करता तो शायद ये वायरस बाद में पूरी दुनिया को खत्म कर सकता था। अब एलन और जूलिया तुरंत ही एक गाड़ी लेके वहां जाते हैं, जिस दौरान भारी बर्फबारी होने के बावजूद वो 1 घंटे में वहां पहुंचने में कामयाब हो गए थे। उस समय वहां मौजूद रेडियो से एड्रियन हेडक्वार्टर से कांटेक्ट करके उन्हें वो नार्विक वायरस सेल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ट्रांजैक्शन पूरा होने से पहले ही एलन एड्रियन को पीट कर जैसे तैसे वो वायरस ले लेता है। लेकिन इसके बाद जब वो वापस जाने लगे तो उन्हें मॉनिटरिंग स्टेशन के बेसमेंट से अजीब आवाज आती है। उस आवाज को सुनकर एक बार को तो जूलिया और एलन को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें नीचे जाना चाहिए या नहीं, लेकिन उत्सुकता में वो सन्नाटे से भरे उस तहखाने में जा पहुंचे, जहां एक जिंदा इंसान लोहे की जंजीरों में कैद था। वो देखने में बेहद अजीब और खौफनाक लग रहा था, क्योंकि उसके सर पर एक भी बाल नहीं होता और उसकी आंखें पूरी तरह सिल्वर होती हैं। ये देखकर जूलिया उसे पीने के लिए गर्म पानी का एक कप देके उसके बारे में पूछती है, जिस पर वो टकलू बताता है कि एक समय से आर्कटिक बेस के अंदर एक खुफिया एलिक्सर ऑफ लाइफ तैयार की गई थी। वो कोई आम दवाई नहीं बल्कि शरीर को अपने आप घाव भरने की ताकत देने और हमेशा के लिए जवान रहने का वरदान देती थी। उसी को पीने की वजह से आंखों की पुतलियां सिल्वर हो जाती थीं और इस दवाई को अब तक 500 लोगों ने इंजेक्ट करवाया है। ये बताने के बाद टकलो अपना एक और दुख बताता है कि उस अमृत ने एक तरह से उसे अमर तो बना दिया, लेकिन वो दवाई मेरे गंजेपन का कोई इलाज नहीं कर पाई और इससे भी बड़ी सजा मुझे डॉक्टर हिरोशी ने दी, जिसने मुझे इस नरक में हमेशा के लिए कैद कर दिया। उस टकलो की बातें सुनकर जूलिया को उसके ऊपर तरस आ जाता है और वो एक टूल से उसकी जंजीरें काटने की कोशिश करती है, लेकिन अब वो टकलू और जिंदा नहीं रहना चाहता था, जिसकी वजह से वो जूलिया के हाथ में मौजूद उस टूल को अपने गले में मार लेता है, जिससे एक साथ काफी ज्यादा खून बह जाने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। इसके बाद जूलिया और एलन ऊपर आकर मॉनिटरिंग स्टेशन में आग लगा देते हैं, जिसमें ही जूलिया ने नार्विक वायरस के बॉक्स को भी फेंक दिया था, जिससे नार्विक वायरस का खतरा भी पूरी तरह खत्म हो गया। इसके बाद जब वो बेस में वापस आते हैं तो सारा का हाल देखकर एलन पूरी तरह टूट जाता है।
क्योंकि अब सारा उस स्टेज पर पहुंच चुकी थी जहां उसकी मौत कभी भी हो सकती थी। उसी वक्त जूलिया हिरोशी से उस टकलू के बारे में पूछती है, जिस पर हिरोशी बताता है कि टकलू ने एक समय पर जूलिया की मां को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी थी, जिसकी वजह से हिरोशी ने उसे जिंदगी भर के लिए उस तहखाने में कैद कर दिया था। और रही बात उन 500 लोगों की, तो वो कोई आम लोग नहीं हैं, वो 500 इमोर्टल्स यानी अमर लोग हैं जिनकी आंखें सिल्वर हैं, और वही लोग इस वक्त हमारी कंपनी हेडक्वार्टर्स को पूरी तरह से कंट्रोल कर रहे हैं। अभी हिरोशी ये भी बताता है कि सारा की जान को बचाने का तरीका बस वो लाल लिक्विड यानी एलिक्सर ऑफ लाइफ है, जो अब बेस में खत्म हो चुका है। तब कुछ सोचते हुए जूलिया अपना स्पाइनल फ्लूइड सारा के स्पाइन में इंजेक्ट करने को कहती है, जो शायद काम कर सकता था। अभी एलन भी बिल्कुल ऐसा ही करता है, और किस्मत से ये चीज सच में काम कर जाती है, जिससे सारा पूरी तरह सही हो चुकी थी। इससे सारा को ये भी समझ आता है कि शायद वो इस तरह से इन्फेक्टेड लोगों को भी सही कर सकती है, जो कहीं ना कहीं सही भी था। लेकिन सिर्फ सारा को स्पाइनल फ्लूइड देने की वजह से जूलिया की हालत काफी खराब हो गई थी, और अगर ऐसा सभी इन्फेक्टेड लोगों के लिए करा जाता तो शायद जूलिया खुद ही जिंदा नहीं बचती। इसका मतलब कि उन्हें सब सही करने का कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। इसी बीच इन्फेक्टेड लोगों ने भी बेस में कोहराम मचा रखा था। उनके सोचने समझने की शक्ति भी पहले से ज्यादा सुधर चुकी होती है, जिसका इस्तेमाल करके वो सर्वाइवर्स को पकड़ने के लिए ट्रैप्स लगाना शुरू कर देते हैं, जिससे बस 2 दिन के अंदर उन्होंने हिरोशी और कहानी के मेन लोगों को छोड़कर सभी सर्वाइवर्स को पकड़ लिया था, जिन्हें वो एक कमरे में खड़ा करके उनके ऊपर वायरस का छिड़काव करते हैं और उन्हें भी अपनी तरह इन्फेक्टेड कर देते हैं। इतने कम लोगों के साथ इन्फेक्टेड लोगों की बड़ी आर्मी का सामना करना नामुमकिन था, और इससे भी बड़ी मुसीबत ये थी कि वो आर्कटिक के इस हड्डियां गला देने वाले बर्फीले इलाके में थे, जहां से बाहर भागना मौत को दावत देने जैसा था। तब डॉक्टर हिरोशी सबको उसके साथ उसी घर के रेप्लिका में छुपने को कहता है, जहां जाने से पहले वो बेस में बॉम्ब्स लगा देते हैं, जिससे पूरे बेस को ब्लास्ट करके सब इन्फेक्टेड को एक साथ मारा जा सकता था। लेकिन एलन इसके लिए मना कर देता है, क्योंकि अगर सच में उन लोगों की जान बचाई जा सकती है तो शायद उन्हें इसके लिए कोई एंटीडोट बनाना चाहिए। लेकिन एंटीडोट बनता कैसे? नार्विक वायरस तो आग में जल चुका था। खैर, तभी जूली अपने पास मौजूद नार्विक वायरस की 2 शीशी निकालती है, जो असल में उसने वायरस के सारे सैंपल्स में से पहले ही निकाल ली थी। उसके साथ वो अपने ब्लड और एड्रियन के फ्रीजिंग एजेंट को मिक्स करके कुछ समय में एक एंटीडोट बनाने में कामयाब हो गई थी, जिसको एक चूहे पर टेस्ट करने पर पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। और अब बारी थी उसका इस्तेमाल किसी इंसान पर करने की। इसके लिए कैप्टन एक स्प्रे गन लाता है, क्योंकि इस एंटीडोट को इन्फेक्टेड पे छिड़कने मात्र से ही काम बन जाता। ये जानकर सब काफी खुश होते हैं, और फिर जूलिया और कैप्टन तैयार होकर तुरंत ही नीचे जाते हैं, जहां जाने पर सबसे पहले उनके सामने कोई और नहीं बल्कि पेशेंट 0 यानी खुद पीटर आ गया था, जो उन्हें घूरने लगा। उसे देखकर जैसे ही वो लोग उसके ऊपर एंटीडोट का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही पीटर जमीन पर गिरकर काले से लिक्विड की उल्टी करता है, और उसकी बॉडी वापस से पहले जैसे हो जाती है। इसके थोड़ी देर बाद ही पीटर को होश आता है, और अब वो नॉर्मल हो चुका था। अपने भाई को इस मौत के मुंह से सही सलामत बाहर निकलता देख एलन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन अभी वो राहत की सांस ही ले रहा था कि अचानक डॉक्टर हिरोशी के सैटेलाइट फोन पर एक खुफिया शॉर्ट मैसेज आता है, जिसे देखकर हिरोशी का दिमाग हिल चुका था। जैसे कि सुट्टोन मारी जा चुकी थी, तो हेडक्वार्टर वाले जल्दी ही वहां दूसरी टीम भेजने वाले थे। हिरोशी जानता था कि इस बार पक्का कोई तो बहुत ही खतरनाक टीम आएगी, इसलिए वो तुरंत ही अपने कैबिनेट से एक बड़ा बॉक्स निकालता है, जिसमें C4 एक्सप्लोजिव्स के रिमोट रखे थे। और अब हिरोशी का प्लान यही था कि वो जैसे तैसे सभी को सही करने के बाद उसी सेफ बेसमेंट में ले जाएगा, और जैसे ही वो टीम उधर आएगी, वैसे ही हिरोशी बेस में लगे बॉम्ब्स को ब्लास्ट करके सबको खत्म कर देगा। इस बारे में वो बिना किसी को बताए हर एक कोने और दीवार पर बॉम्ब्स फिट करना शुरू कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वो इस प्लान को पूरी तरह अंजाम दे पाता, उससे पहले ही पूरे बेस का हाई अलर्ट इंट्रूजन अलार्म बजने लगता है, जिसका मतलब वो टीम वहां आने ही वाली थी। तभी डॉक्टर हिरोशी और एलन तुरंत बचे हुए 4 सिक्योरिटी पर्सनल को लेकर बाहर जाकर छुप जाते हैं, ताकि वो दुश्मन को कैसे भी बाहर ही रोक सके। अब तक सारा और बाकी बचे लोग उस बेसमेंट में चले गए थे, जहां पर बॉम्ब्स के फटने का कोई असर नहीं होने वाला था। खैर, अभी हिरोशी और बाहर मौजूद सभी लोगों की नजर दूर खड़ी हजारों गाड़ियों की लाइट्स पर पड़ती है, जो उनकी तरफ आ रही थी। अभी हिरोशी सभी से उनकी पोजीशन लेने को
कहता है ताकि उन लोगों के पास आते ही अचानक फायरिंग शुरू करी जा सके। लेकिन इससे पहले कि वो फायर का ऑर्डर दे पाता, अचानक वो सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं, जो देखकर हिरोशी और एलन को कुछ समझ नहीं आता। तब हिम्मत करके वो दोनों आगे जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि ये सब असल में गाड़ियां नहीं बल्कि रिमोट वाले ड्रोन्स थे, जिन्हें देखकर हिरोशी को कुछ भी समझ नहीं आता। पर अभी जैसे ही वो ड्रोन के पास जाता है, वैसे ही अचानक एक ड्रोन ब्लास्ट हो जाता है, जिससे हिरोशी काफी ज्यादा घायल हो चुका था। उसी समय एक हेलीकॉप्टर बेस के पास आता है, जिसमें से 3 स्पेशल सोल्जर्स नीचे आके सीधे बेस में चले गए थे। इधर हिरोशी की हालत भी काफी ज्यादा खराब थी, जो देखकर कैप्टन और एलन को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। अभी वो जैसे तैसे हिरोशी को उस बेसमेंट में ले जाने में कामयाब हो जाते हैं, जहां हिरोशी कैप्टन से बेस को उड़ाने को कहता है, जिस पर कैप्टन ने डेटोनेटर दबा भी दिया था। लेकिन डेटोनेटर दबाने के बाद भी कुछ नहीं होता, क्योंकि स्पेशल फोर्स के सोल्जर्स को इस चाल के बारे में पहले से पता था, जिसकी वजह से अंदर आते ही उन्होंने हर तरह के सिग्नल्स को ब्लॉक करा था। इवन अब तक उन्होंने उन चुनिंदा सर्वाइवर्स को भी बुरी तरह मार दिया था, जिन्हें सारा और जूलिया सही करने में कामयाब हो गए थे। उधर वो सोल्जर्स सीधा वायरस को ढूंढने के लिए वायरस रूम में जाते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें कोई भी वायरस नहीं मिलता। इससे उन्हें समझ आ गया था कि बिना हिरोशी को पकड़े वो वायरस को नहीं ढूंढ सकते। खैर, अभी सोल्जर्स का लीडर मैक्स, जो सीसीटीवी को देखता है जिसमें हिरोशी की सुट्टोन को मारने वाली रिकॉर्डिंग भी थी, उसे देखकर मैक्स को काफी गुस्सा आने लग गया था, क्योंकि सुट्टोन असल में उसकी माँ थी और अब वो हिरोशी को किसी भी हाल में पकड़ना चाहता था। और सबसे बड़ी बात, मैक्स की खुद की आंखें भी सिल्वर थी। तभी अचानक उसकी नजर हिरोशी और एलन के ऊपर पड़ती है, जो उस वायरस को अपने साथ व्हाइट रूम की तरफ ले जा रहे थे। और अब तक हिरोशी भी पूरी तरह से सही हो चुका था। उसे देखकर मैक्स अपने एक साथी के साथ उनका पीछा करता है, जिस दौरान व्हाइट रूम के पास मैक्स हिरोशी को रोककर उससे वो वायरस मांगने लग गया था। तब हिरोशी बिना कुछ सोचे तुरंत वो वायरस पास में ही फेंक देता है। लेकिन जैसे ही मैक्स का साथी उस वायरस को लेने जाता है, तभी जमीन फट जाती है और मैक्स का साथी बर्फ में सैकड़ों माइल्स नीचे गिरकर अपनी जान गंवा देता है। ये देखकर मैक्स तुरंत ही वहां से निकल गया था, जो देखकर हिरोशी और एलन समझ नहीं पाते कि उन्हें मैक्स को कैसे पकड़ना है। अब वैसे ये घटना कोई हादसा नहीं बल्कि एलन की सोची समझी चाल थी, लेकिन मैक्स उनके हाथ से निकल चुका था। इधर मैक्स कंट्रोल रूम में वापस आकर सीसीटीवी को और देखना शुरू कर देता है, जिससे उसे हिरोशी की सबसे बड़ी कमजोरी यानी कि उसकी बेटी जूलिया के बारे में पता चल चुका था, जिसके बारे में पता चलते ही वो लिफ्ट को खराब कर देता है और जब जूलिया वहां होती है तो उसको पकड़कर अपने साथ ले आता है। इस बारे में उसने एक नोट के जरिए एलन और बाकी सबके पास भी खबर पहुंचा दी थी कि अगर जूलिया की जान बचानी है तो किसी को मैक्स तक वो वायरस लेकर जाना पड़ेगा। उस नोट के साथ साथ मैक्स ने जूलिया की एक कटी हुई उंगली भी भेजी थी और अभी कोई और रास्ता ना होने की वजह से ये काम कैप्टन को करने को कहा जाता है। लेकिन ये हिरोशी और एलन की सबसे बड़ी गलती बन गई थी, क्योंकि कैप्टन के मैक्स के सामने पहुंचते ही मैक्स वायरस लेने के साथ साथ उसे भी पकड़ लेता है और हिरोशी के पास नोट पहुंचता है कि अगर उसे जूलिया और कैप्टन की जान बचानी है तो उसे तुरंत मैक्स के पास आना पड़ेगा। ये जानकर एलन और हिरोशी दोनों का दिमाग खराब होने लग गया था, पर जैसा कि जूलिया और कैप्टन की जान बचाने के लिए कोई और रास्ता नहीं था तो हिरोशी खुद कंट्रोल रूम में चला जाता है, जहां जाके पहले तो मैक्स उसे घुटने पर बैठकर माफी मांगने के लिए कहता है और ये काम भी हिरोशी को करना पड़ गया था। लेकिन मैक्स अभी भी उसे कैप्टन और जूलिया को नहीं देता। उन दोनों को उसने अपने ही पीछे मौजूद एक सेल में कैद कर रखा था और दोनों के गले में बॉम्ब्स लगे थे, जिन बॉम्ब्स के बारे में बताने के बाद वो हिरोशी को 30 सेकंड्स देता है ताकि वो कैप्टन या जूलिया में से किसी एक को चुन सके। ये सुनकर हिरोशी का दिमाग खराब होने लग गया, क्योंकि जूलिया उसकी खुद की बेटी और कैप्टन वो बच्चा जिसे बचपन से लेके अब तक हिरोशी ने अपने बेटे की तरह पाला था। इसी वजह से उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए कि तभी कैप्टन खुद अपने बॉम्ब को ब्लास्ट कर लेता है, क्योंकि वो हिरोशी को इस तरह अपनी बेटी से अलग होते हुए नहीं देखना चाहता था। अभी कैप्टन को मरता हुआ देखकर हिरोशी को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो अगले ही पल मैक्स के ऊपर हमला करके उसे बुरी तरह मारने लगता है। इतने में ही एलन अंदर आ जाता है और हिरोशी की मदद करने लगता है। इसके बाद जैसे तैसे उन्होंने जूलिया की जान तो बचा ली थी, लेकिन हिरोशी अभी अपने मुंह बोले बेटे को खोने की वजह से काफी ज्यादा दुखी था। तब अपने पिता के इस रूप को देखकर जूलिया को समझ आ जाता है कि इतने समय से जूलिया के पिता ने जूलिया को अपने से दूर बस उसकी जान बचाने के लिए रखा था, वरना कोई भी जूलिया को पकड़कर उसके थ्रू हिरोशी को ब्लैकमेल कर सकता था। खैर, अभी वो मैक्स को एक जेल में बंद कर देते हैं, जिसके बाद लगभग सब सही होने लग गया था। मगर उसी शाम पीटर अचानक मैक्स के पास जाके उसे फ्री कर देता है, जिसके साथ साथ उसने मैक्स को वो डेटोनेटर भी दे दिया था, जिससे अभी भी बेस में लगे सभी बॉम्ब्स को फोड़ा
जा सकता है। इससे मैक्स फ्री होकर बाहर निकल जाता है, जिसके अगले ही पल पीटर अपने सर पे खुद चोट मारता है और सबको ऐसा दिखाता है जैसे मैक्स उसके ऊपर हमला करके भागा है। एलन को इस बारे में पता चलते ही वो तुरंत बचे हुए लोगों से सारा सामान लेके वहां से चलने को कहता है, क्योंकि मैक्स पक्का वहां और फोर्सेस को बुलाने वाला होगा। ये सुनते ही सब तुरंत काम पर लग जाते हैं, लेकिन सारा सामान पैक करने के बाद गाड़ियां बाहर निकालने के लिए जैसे ही एलन दरवाजा खोलता है वैसे ही उसके सामने मैक्स आ जाता है, जिसने डेटोनेटर दबा दिया था। इससे बेस में एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिसमें एलन, जूलिया, पीटर और मैक्स को छोड़कर सभी लोग मारे गए थे। और अभी एलन की आंख खुलने पर वो देखता है कि मैक्स ने जूलिया को हॉस्टेज बना लिया है और जूलिया के पास वो वायरस और एंटीडोट दोनों था। और अब जैसा कि मैक्स का मिशन खत्म हो चुका था, इसलिए मैक्स जबरदस्ती जूलिया को एक हेलीकॉप्टर में बिठाता है और वहां से जाने लगता है। तब एलन भी हेलीकॉप्टर में चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो नीचे गिर गया और तब वायरस और एंटीडोट को बचाने के लिए जूलिया उसे नीचे एलन के पास फेंक देती है। इसके साथ ही कहानी वहां से 1 साल आगे आती है, जिस दौरान भी एलन जूलिया को ढूंढने के लिए बेस की कंपनी के हेडक्वार्टर्स के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा था, जिसके बारे में आज जैसे तैसे उसे पता चल जाता है। लेकिन वहां जाने से पहले वो एक बार पीटर से जाके मिलता है, जो पूरी तरह सही हो चुका था। लेकिन एलन को ये बात अब तक पता नहीं होती कि वो सब चीजें बस पीटर की वजह से हुई थी। इधर उस कंपनी के हेडक्वार्टर्स में सभी अमर लोगों के बीच एक मीटिंग चल रही होती है, जिस दौरान उनके सामने जब उनकी लीडर आती है तो वो काफी खुश होते हैं। और वो लीडर असल में कोई और नहीं बल्कि खुद जूलिया थी। क्या ये सारा करा कराया जूलिया का ही था? क्या पीटर भी इस सब का हिस्सा है? क्या हिरोशी की जान बच गई होगी? और सबसे बड़ा सवाल, जब एलन को इस सब की सच्चाई के बारे में पता चलेगा तो क्या होगा? माफ करना, इस सीरीज के फर्स्ट सीजन के यही खत्म हो जाने की वजह से मैं इन सवालों के जवाब आप लोगों को अभी नहीं दे सकता। पर इसके सेकंड सीजन में क्या और कैसे होने वाला है, ये आप लोग जानना चाहते हो? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में जूलिया बेवफा है जरूर लिखना। और जैसे ही 100 लोग जूलिया को बेवफा बोलेंगे, मैं इसके सेकंड सीजन पर काम करना चालू कर दूंगा। वरना तब तक चैनल पर कोई और सीरीज लेके आएंगे, तो कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाकी मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। खैर, तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।